हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात करी प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखो इसमें क्या क्या डिटेल्स होती है। हमारा टेंस है नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हमारा टेंस है। इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, इसको हम हिंदी में देखें तो इसको हम कह सकते हैं वर्तमान पूर्ण काल। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, यानी कि हमें इस टेंस को देखकर ये पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई काम ऐसा है जो पूरा हो चुका होता है ना। इस तरह का जो टेंस है उसी को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे उदाहरण के तौर पर हम वाक्य लिखें, हरीश दूध पी चुका है। इस तरह का वाक्य तुम्हारे सामने आता है, हरीश दूध पी चुका है, अर्थात उसने दूध पीने का काम जो है वो खत्म कर लिया है, अर्थात वो काम उसने पूरा कर लिया है। तो जो कार्य पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, वही वाक्य इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। और इस वाक्य में पता लग रहा है कि इसने काम कर रखा है पूरा, ठीक है। वह बाजार जा चुका है, वह खाना खा चुकी है, हम सब पढ़ चुके हैं, हम मैदान में खेल चुके हैं, अर्थात जो भी वाक्य पूरे कर चुके हैं वो सारे वाक्य किसमें आ जाएंगे, परफेक्ट में आ जाएंगे। इसीलिए हमें इसमें भी क्या देखनी पड़ेगी, पहचान। पहचान के बिना कोई सा भी वाक्य ठीक से नहीं कर सकते हम। पहचान की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हिंदी वाक्यों के अंत में कुछ शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्दों का हम इसमें प्रयोग करते हैं। मुख्यतः 3 शब्द हैं, चुका है, चुकी है और चुके हैं। ये शब्द यदि हम किसी हिंदी वाक्य में देख लेते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, ठीक है। अब हिंदी वाक्यों में जब हम ये देख लेते हैं तो उसके बाद हम इसके जब वाक्य बनाते हैं तो इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। जैसे हरीश दूध पी चुका है, उदाहरण के तौर पे, तो इस तरह का वाक्य इसमें आ जाता है, हरीश दूध पी चुका है। वापस हमें यदि इस टेंस का इसको वाक्य को तैयार करना है तो इसका हमें वापस से स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर हम लिखते हैं तो देखो स्ट्रक्चर में क्या क्या लिख पाते हैं अपन। इसमें भी वही सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब वापस चेंज हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है हेज और दूसरी हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर हम इसमें प्रयोग करते हैं मेन वर्ब का। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट का। ये इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया और इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम अन्य जो वाक्य हैं उसको तैयार करेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। हमारे सामने वाक्य है हरीश दूध पी चुका है, तो देखो हम इसको किस तरह बनाएंगे। हरीश इसका सब्जेक्ट है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पर लिखने में आ जाएगा हरीश, ठीक है। फिर हमें प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का एक बार मैं आपको बता दूं कि हेज का प्रयोग तो एकवचन संज्ञाओं के साथ किया जाता है और हैव का प्रयोग बहुवचन संज्ञाओं के साथ किया जाता है। या फिर मैं इसको लिख ही देता हूँ आपके सामने ताकि आपको भी आसानी रहेगी। देखो आप, हेज का प्रयोग हम किस किस के साथ कर सकते हैं, ही के साथ कर सकते हैं, सी के साथ कर सकते हैं, इट के साथ कर सकते हैं, तथा जितनी भी सिंगुलर नाउन्स होती है, सिंगुलर नाउन होती है, उनके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है हेव में क्या है, हम आई के साथ इसका प्रयोग करते हैं, वी के साथ इसका प्रयोग करते हैं, दे के साथ इसका प्रयोग करते हैं, तथा जितनी भी प्लूरल संज्ञाएं हैं उन सब के साथ हम इसका प्रयोग कर देते हैं, प्लूरल नाउन, इन सब के साथ इसका प्रयोग हो जाता है, ठीक है। अब हमारे सामने वाक्य है हरीश दूध पी चुका है। इसको हम कैसे बनाएंगे, उदाहरण के तौर पे जैसे हरीश दूध पी चुका है, ये वाक्य है अपना, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट है हमारे पास हरीश, ये हमने लिख दिया हरीश।
ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो है हमारे पास, हेज और हेव। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक वचन है, इसलिए हम किसका प्रयोग कर देंगे, हेज का प्रयोग कर देंगे। तो हरीश के साथ आ जाएगा हेज। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात मेन वर्ब पीछे पीछे होती है, ये पी चुका है अर्थात ड्रिंक इसकी मेन वर्ब होती है। उसके थर्ड फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा ड्रंक, इसकी थर्ड फॉर्म आ गई, हरीश हैज ड्रंक। अब इसमें हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लाते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पर दूध, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ड्रंक मिल्क। ठीक है, हरीश हैज ड्रंक मिल्क, हरीश दूध पी चुका है। इस तरह हमारा वाक्य ये बनकर तैयार हो जाता है। और जो वाक्य जो बनकर तैयार हुआ ये है आपके अफर्मेटिव वाला। अभी अपने और भी बाकी सेंटेंसेस हैं जो हमें इसमें बनाने हैं। देखो आप, अब हमारा नेगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा, हरीश दूध नहीं पी चुका है। देखो आप, नेगेटिव कौन सा बनेगा, ये तो बन गया आपके अफर्मेटिव। अब नेगेटिव बनेगा हरीश दूध नहीं पी चुका है, ये आपका नेगेटिव बन गया। अब इसको बनाएंगे तो देखो आप, इसको बनाएंगे तो वही स्ट्रक्चर इसमें फॉलो होगा, बस उसमें क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट और लग जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हेज और हेव आ रहा है, हेज और हेव। इसमें आपके साथ में क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। नोट के बाद वापस वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है जिस तरह ये पहले वाले का स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसके आधार पर हम इसको बनाएंगे। देखो आप, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हरीश, हरीश एक वचन है इसलिए हेज लगा देंगे, उसके बाद नोट लगा देंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पी चुका है तो यहाँ पर ड्रंक आ जाएगा। वापस क्या पी चुका है, दूध पी चुका है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ड्रंक मिल्क। ठीक है, ये आपका वाक्य बनकर तैयार हो गया। यदि हम तीसरे वाक्य की बात करें तो तीसरा वाक्य आपके बनेगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि इसमें क्या शब्द आगे आ जाएगा, क्या हरीश दूध पी चुका है, क्या हरीश दूध पी चुका है। तो इसमें क्या चीज आ जाएगी, क्या क्या लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेन वर्ब होती है वो आगे आ जाती है और जो सब्जेक्ट होता है उसका पीछे चला जाता है, यानी कि ये चीज आगे आ जाती है और ये चीज इसके पीछे चली जाती है। तो यहाँ पर देखो आप, क्या शब्द के लिए क्या करेंगे अपन, क्या शब्द के लिए हम प्रयोग करेंगे कि यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, यहाँ की चीज यहाँ और यहाँ की चीज यहाँ, ये वाली चीज है ये आगे आ जाएगी और ये पीछे चली जाएगी। ठीक है, देखो आप, अब हेज आगे लिख देंगे अपन, हेज, फिर आ जाएगा हरीश, ये ठीक है, हेज हरीश, नोट हट जाएगा, उसके बाद ड्रंक मिल्क, ये लो हेज हरीश ड्रंक मिल्क, और पीछे लग जाएगा प्रश्नवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसका जब हम हिंदी वाक्य बनाएंगे, देखो आप, क्या हरीश दूध नहीं पी चुका है, ये भी प्रश्नवाचक बनेगा। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना, सेम कंडीशन तो लागू हो जाएगी, हेज उसके बाद हरीश, ठीक है, नोट लग जाएगा, ड्रंक मिल्क, और इस तरह ये हमारे इस टेंस से रिलेटेड वाक्य भी तैयार हो जाते हैं। ये सारे के सारे हमने तैयार कर लिए, ये आपके टेंस हो गया कंप्लीट। इसका हम एक और वाक्य देख लें पहले से, उसको हम एक साथ बना सकते हैं। देखो आप, इसको हम मिटा देगा, देखो आप, एक बार और बना लेते हैं अपन एक वाक्य हो, अभिषेक घर पर अभिषेक घर पर
खाना खा रहा है, ये वाक्य बन गया। अभिषेक घर पर खाना खा रहा है। तो ऐसे कैसे इसको हम तैयार करेंगे? सबसे पहले हम इसका बनाएंगे अफर्मेटिव। अभिषेक घर पर खाना खा रहा है था, सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट अभिषेक, फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब आती है, एक वचन के लिए हेज का प्रयोग करते हैं, अभिषेक हेज, फिर आता है हमारे पास मेन वर्ब की फॉर्म, वो भी कौन सी? थर्ड। तो खाने को हम क्या बोलते हैं? खाने की स्पेलिंग होती है ईट, ईट यानी खाना खाना, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना है? थर्ड फॉर्म का। तो ईट का थर्ड फॉर्म होती है ईटन। क्या होती है? ईटन। तो यहाँ पर हेज के साथ आ जाएगी ईटन, ठीक है। कहाँ खा रहा है लेकिन वो खाना? घर पर। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन हाउस। इसका साधारण वाक्य बन गया। इसकी हम बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव बन जाएगा, देखो आप, अभिषेक, ठीक है, हेज, नोट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा जुड़ता ही है। बाकी सारा वाक्य ऐसे कैसे आ जाएगा? इटन ऑन हाउस। आपका दूसरे नंबर का वाक्य तैयार हो गया। तीसरे की बात करें हम इंटरोगेटिव की, तो उसमें कुछ नहीं करना, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसके हम आगे ले आएंगे और सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हेज, अभिषेक, इटन, फूड तो लिखा ही नहीं, यहाँ पर फूड आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फूड ऑन हाउस, ये आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा पीछे। इसे कैसे आ जाएगा आपके सामने? इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा हेज, अभिषेक, ठीक है, इटन, फूड ऑन हाउस। इस तरह ये हमारा वाक्य चारों प्रकार के तैयार हो गए और इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं। हमारा अगला टेंस आता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस की हम यदि बात करें तो इस टेंस में हम देखते हैं कि इस टेंस में दो टेंस इंक्लूड है, एक तो प्रेजेंट और दूसरा कंटिन्यूअस। यानी कि हम प्रेजेंट टेंस के अंदर परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस को अलग अलग पढ़ चुके हैं। तो हमने ये देखा कि कंटिन्यूअस का जब हम टेंस पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि उसमें जो कार्य था वो लगातार हो रहा था। कंटिन्यूअस के अंदर कोई भी काम क्या होता है? लगातार होता रहता है। जबकि परफेक्ट टेंस में हमने जाना कि परफेक्ट टेंस के अंदर वो वाक्य आते हैं जिनका काम कंप्लीट हो चुका होता है, पूरा हो गया। जैसे रवि खाना खा चुका है, वह बाजार जा चुकी है ना, उस तरह से मैं विद्यालय पढ़कर आ चुका हूँ, तो सारे काम कंप्लीट हो गए, वहां पर हम बात करते हैं परफेक्ट का। लेकिन ये जो चौथे नंबर का टेंस है, इसमें कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर जो कार्य है वो लगातार भी रहता है और वो कार्य पूर्ण भी हो चुका होता है। हम इसमें हिंदी में इसकी बात करें तो इसको लिख सकते हैं हम वर्तमान, पूर्ण और लगातार। दो तरह के काम होते हैं इसमें, पूर्ण यानी पूरा भी हो चुका होता है और उसके बावजूद वो लगातार भी रहता है काल। पूर्ण लगातार काल इसलिए लिखा ताकि हमारे समझ में आ जाए। वर्तमान का है ये वाक्य पूर्ण लगातार, लेकिन वो कार्य पूरा भी हो चुका होता है और उसके बावजूद भी वो कंडीशन में जारी रहता है, ठीक है। और उसके बाद आ गया आपके सामने काल। अब हम इस वाक्य को भी जब बनाएंगे तो इसके लिए भी हमारे सामने शर्त है कि इसकी भी पहचान होती है अलग से। पहचान में हम बात करें तो देखो आप, इसके जो हिंदी वाक्य होते हैं उसमें देखो क्या आता है। इसके जो हिंदी वाक्य होते हैं उसमें हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ये शब्द इसके अंदर आते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन है इसमें कि लेकिन इसमें साथ में से शब्द, कौन सा शब्द? से शब्द समय के साथ जुड़ा होता है, समय के साथ जुड़ा होता है ये।
ये इसमें कंडीशन होती है। इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब तो आएंगे, लेकिन इसमें साथ में, लेकिन इसके साथ से शब्द भी जुड़ा होता है, जो किसके साथ जुड़ा होता है, समय के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है, समय के साथ जुड़ा होता है। इसका यदि हम वाक्य देखें तो वाक्य देखो आप, जैसे वह 2 घंटे से 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा है। अब देखो आगे इस वाक्य को यदि हम देखते हैं तो इस वाक्य में हमें पता लगता है कि हिंदी वाक्य के जो अंत है, अंत में रहा है शब्द आ रहा है, ये तो हमें पता लग ही रहा है, रहा है शब्द आ रहा है। उसके बाद हमने बताया कि इसमें एक शब्द और आता है, से शब्द। कौन सा शब्द आता है, से, लेकिन वो किसके साथ जुड़ा होता है, समय के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है, समय के साथ। और हमारे पास समय ये रहा है, यहाँ पे देख लो आप, वह 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा है। तो इसमें हमारे सामने कंडीशन क्लियर हो जाती है कि इसमें देखो आप, वह 2 घंटे से, 2 घंटे से मतलब उसका 2 घंटे का काम पूरा हो चुका है, काम भी पूरा हो गया उसका। 2 घंटे तक तो उसने कंप्लीट तुम्हें दिखा दिया कि 2 घंटे तक तो किताब पढ़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी तक पढ़ रहा है, अर्थात उसका काम क्या है, लगातार है। क्या है उसका काम, लगातार। उसने 2 घंटे का काम पूरा कर दिया, उसके बावजूद भी उसका काम लगातार कंडीशन में, यानी कि रेगुलर उसमें वो काम कर रहा है। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं, और इनको भी जब हम बढ़ाते हैं तो इसी तरह से इसका अलग फॉर्मूला हो जाता है हमारे सामने। देखो आप, स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर में इसमें थोड़ा बहुत चेंज है। क्यों, क्योंकि इसमें समय और आता है, और समय आता है तो इस वजह से थोड़ा सा आगे चेंज हो जाता है। देखो आप, स्ट्रक्चर में इसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वापस इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है हैज बीन, या फिर आती है हैव बीन, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद इसमें आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें जैसा कि कार्य लगातार अवस्था में पाया जाता है, इसलिए हम इसमें आईएनजी और जोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें आ जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद एक और चीज आती है इसमें सिंस या फॉर, और सबसे अंत में आता है इसमें टाइम, समय। ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वही 2 है, हैज बीन और हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। अब इन चीज़ों को हम डिटेल में आपको बताएं तो एक चीज़ बता दूं कि हैज बीन और हैव बीन, इसमें इसका प्रयोग एक वचन के साथ होगा, इसका बहुवचन के साथ होगा, ठीक है। उसके बाद 2 चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, एक तो सिंस और इसका फॉर, इनको हम बाद में देखते हैं, पहले इसकी डिटेल में लिख देता हूँ। हैज बीन का प्रयोग वैसे ही होगा, हैज बीन का प्रयोग ही सी इट के साथ, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। दूसरा है हैव बीन। हैव बीन की हम बात करें तो आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ तथा प्लूरल नाउन के साथ इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्लूरल नाउन के साथ इसका हम प्रयोग कर देते हैं। एक चीज और देख लेते हैं, सिंस और फॉर का प्रयोग हम कब कब करते हैं, इसको बता देता हूं मैं आपको। सिंस या फॉर का प्रयोग सबसे पहले लेते हैं अपन सिंस का प्रयोग। तो इसमें हम लिख सकते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं हम निश्चित समय के लिए। किसके लिए करते हैं, निश्चित समय, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, समय का निश्चित बिंदु, समय के निश्चित बिंदु के लिए हम इसका प्रयोग कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो आप, उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो जैसे
मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मंडे। ठीक है, सिंस जनवरी। ये निश्चित नाम है, यानी कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर मंगल ये मंडेज ने दे दिया, यानी कि निश्चित सप्ताह में 7 दिन में से भी वो निश्चित समय है मंडे, सोमवार के दिन वो काम है। अगला है पूरे 12 महीने में जनवरी, निश्चित महीना दे दिया कि इस महीने की बात है, ये जो बात हो रही है वो इस महीने की हो रही है। और यहाँ पर सिंस 2 o'clock मॉर्निंग दे दिया, यानी कि सुबह के 2, यानी कि वही। यहाँ पर हम एक काम और करते हैं, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम मॉर्निंग यदि लिखते हैं तो वहाँ पर भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और यदि ये लिखते हैं तो यहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करेंगे। तो सिंस 2 o'clock या सिंस मॉर्निंग एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसके वाक्य देखेंगे तब हमें पता लग जाएगा भाई सिंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं। एक चीज़ हमारे पास और बच रही है 4, तो हम 4 का प्रयोग भी लिख लेते हैं। 4 का प्रयोग कैसे करते हैं हम? 4 का प्रयोग करते हैं हम निश्चित समय अवधि के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं? निश्चित समय अवधि। निश्चित समय अवधि के लिए इसका प्रयोग हम कर देते हैं। अब निश्चित समय अवधि क्या होती है? निश्चित समय अवधि से मतलब होता है जैसे फॉर 1 मंथ, यदि कोई काम चल रहा है वो 1 महीने से चल रहा है, मैंने मतलब वो जो महीना है 12 महीने वो कौन सा है ये पता नहीं है, लेकिन समय अवधि फिक्स है कि वो काम कितने टाइम से चल रहा है, 1 महीने से चल रहा है। दूसरी चीज फॉर 2 days, यानी कि हम कोई कार्य को 2 दिन से कर रहे हैं, लेकिन वो 2 दिन कौन से हैं? 7 दिन में, ये पक्का पता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर हम इसका 4 का प्रयोग कर देते हैं। और भी चीजें ले सकते हैं अपन, फॉर 3 मंथ, जैसे हम कहें कि मैं 3 महीने से कोचिंग कर रहा हूँ, तो वो 3 महीने कौन से हैं? 12 महीने में ये पता नहीं है, लेकिन हम 3 महीने से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह सिंस का प्रयोग और 4 का प्रयोग मैंने आपको समझा दिया। हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग हमने देख लिया है। यहाँ पर अब हम यदि वाक्य बनाएं तो देखो वाक्य कैसे बनाते हैं। इसमें हम पहला वाक्य बनाएंगे, देखो आप, जैसे अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले इसका, मेरी माताजी 2 घंटे से कपड़े धो रही है। मेरी माताजी 2 घंटे से कपड़े धो रही है। ठीक है, ये आपके सामने वाक्य है। तो देखो आप इसमें कैसे करेंगे अपन, स्ट्रक्चर हमने वहाँ पर लिख ही लिया था। तो सबसे पहले हमने वहाँ पर लिखा था, एक बार और लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन या फिर हैव बीन, 2 चीज़ें थी। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसमें आईएनजी लगा हुआ था। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और जरूरत पड़ने पर हम यहाँ पर सिंस और 4 का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर टाइम। इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर तैयार था। तो इसके आधार पर हम इसको बनाएंगे। तो देखो आप, मेरी माताजी, मेरी माताजी यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा माई मदर। ठीक है, माई मदर। उसके बाद हैज बीन, हैव बीन आ रहा है, तो यहाँ एक वचन है, माई मदर, माताजी एक ही है, तो एक वचन है, तो इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे हैज बीन का। तो यहाँ पर आ जाएगा हैज बीन। फिर मुख्य क्रिया, मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब हमेशा पीछे देखेंगे, धोना, धोना मतलब वाश करना, तो यहाँ वाश आ जाएगा, और उसमें क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी, क्योंकि कार्य लगातार है, कार्य 2 घंटे से लगातार भी चल रहा है। तो वॉशिंग क्या धो रही है? कपड़े। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया ठीक आगे होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोथ्स। फिर सिंस और 4 है, सिंस का प्रयोग निश्चित के लिए करते हैं, और 4 का प्रयोग निश्चित समय अवधि के लिए करते हैं। तो यहाँ पर समय अवधि है 2 घंटे, निश्चित समय थोड़ी है, समय अवधि है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे 4 का, 4 2 हाउ। ये मेरी माताजी 2 घंटे से कपड़े धो रही है, अर्थात माई मदर हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 हाउ। इस तरह से ये वाक्य हमारे सामने बनके तैयार हो जाता है। एक और देख लो आपको आज, मोहन
मोहन एक कमरे में 3 घंटे से एक फिल्म देख रहा है। अब 3 घंटे से देख रहा है। इसमें देखो आप, इसमें भी समय अवधि दे रखी है 3 घंटे से। जैसे कैसे ये बन जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा मोहन, हेल्पिंग वर्ब एक ही आ जाएगी हैज़ बीन, मोहन हैज़ बीन। मुख्य क्रिया क्या है, देखना, तो देखने को बोलते हैं अपन वाच या सी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी, और उसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो मोहन हैज़ बीन सीइंग, क्या देख रहा है, फिल्म, तो ए फिल्म। ठीक है, समय को सबसे अंत में लिखेंगे अपन। उससे पहले जगह दे रखी है यहाँ पर एक कमरा, तो फिल्म कहाँ देख रहा है, इन ए रूम, एक कमरे में। ठीक है, अब लिखेंगे सिंस और फॉर, 3 घंटे समय अवधि है, कोई फिक्स टाइम नहीं है भाई वो कब देख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर फिर वापस किसका प्रयोग कर देंगे, फॉर का, फॉर 3 आवर। ठीक है, इस तरह ये हमारा वाक्य तैयार हो जाता है। तो हम यहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड जितने भी वाक्य हैं उन सब वाक्यों का हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। अब हम एक वाक्य के 4 वाक्य भी बना के देख लेते हैं। ठीक है, इसी को देख लेते हैं। जैसे मान लो ये हमने बना दिया अफर्मेटिव, ठीक है, अब इसका बनाएंगे नेगेटिव। देखो आप नेगेटिव में क्या करेंगे, ये नेगेटिव देख लो आप, ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में देखो, मोहन एक कमरे में 3 घंटे से एक फिल्म देख रहा है। अब नेगेटिव बनाएंगे तो मोहन एक कमरे में 3 घंटे से एक फिल्म नहीं देख रहा है, फिल्म नहीं देख रहा है। ये इसका नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, अब इसका नेगेटिव हो गया तो देखो आप, इसको जब हम बनाएंगे तो इसको बनाएंगे तो वही मोहन आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, मोहन हेज। अब इसमें एक कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में नोट लगता है, इस जगह पे बीचों बीच में नोट लगता है, तो यहाँ पर हेज नोट बीन आएगा। इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है, नोट कहाँ आएगा, हेज और बीन के बीच में डाला जाएगा, तब जाके सही होगा। तो मोहन हेज नोट बीन। ठीक है, मेन वर्ब सीन ए फिल्म। ठीक है, इन ए रूम फॉर 3 आवर्स। यह आपका वाक्य नेगेटिव वाला तैयार हो गया। अब हम बात करें इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो आ जाएगा, क्या मोहन एक कमरे में 3 घंटे से एक फिल्म देख रहा है, प्रश्नवाचक लगा दो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आगे आ जाएगी, ये इसकी पीछे चली जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा हेज मोहन, इसमें प्रश्नवाचक हो जाएगा हेज मोहन, नोट हट ही जाएगा बीन। ठीक है, हेज मोहन बीन सीइंग ए फिल्म इन ए रूम फॉर 3 आवर्स। ठीक है, अब हम बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव की। इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो क्या आ जाएगा, क्या मोहन एक कमरे में 3 घंटे से एक फिल्म नहीं देख रहा है। ये वाक्य आपका बन के तैयार है। अब देखो आप, इसको भी हम कैसे बनाएंगे, इसको भी सेम वही कंडीशन लगेगी, भाई हेज आ जाएगा, हेज मोहन। ठीक है, लेकिन वो जो नोट हमने छोड़ा था नोट यहाँ आएगा, नोट और बीन ये। ठीक है, इसमें ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट यहाँ आ गया हेज, और सारा यहाँ पर इसके साथ ऐड हो गया, हेज मोहन नोट बीन। बाकी सेम टू सेम कंडीशन में सारा वाक्य आ जाएगा। सीइंग ए फिल्म इन ए रूम फॉर
3 hours। ये तो इस तरह हमने चारों प्रकार के वाक्यों का अध्ययन कर लिया है यहाँ पर। और इस तरह हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस से संबंधित चारों प्रकार के जो 4 प्रकार हैं उनकी जानकारी लेते हुए वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो आगे की क्लास में हम आगे के टेंसों के बारे में जानकारी